हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम कक्षा 7वीं और 8वीं की कंबाइंड अध्याय प्रकाश से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें लगभग प्रकाश से संबंधित पाठ के सभी प्रमुख शब्द समझाए गए हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो प्रमुख शब्द है वो क्या है? प्रकाश क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह साधन है जो स्वयं दिखाई नहीं देता बल्कि दूसरी वस्तुओं को दिखाने में सहायक होता है। उसको क्या कहते हैं? हम प्रकाश कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा आप ये भी कह सकते हो कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो देखने में मदद करती है, यानी देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। और प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। इसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक टेबल के ऊपर एक जलती हुई मोमबत्ती रखेंगे और उस मोमबत्ती को हम एक बार तो बिल्कुल सीधे पाइप से देखेंगे। ठीक है, जैसे ही हम उसको सीधे पाइप से एक आंख बंद करके उसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो ये मोमबत्ती की ज्वाला है ये बिल्कुल स्पष्ट जलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब इसी तरह अब हम एक इसकी बजाय टेढ़ा मेढ़ा पाइप लेंगे, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पाइप, और टेढ़े मेढ़े पाइप से हम इस जलती हुई मोमबत्ती को देखने का प्रयास करेंगे। तो हम पाते हैं कि जलती हुई मोमबत्ती को हम नहीं देख पाते क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में यहाँ गमन नहीं कर पाता। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करता है। जो सेकंड टेढ़ी मेढ़ी पाइप है इसमें से हमें मोमबत्ती जलती हुई दिखाई नहीं देती। ठीक है, क्योंकि जो प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, और ये इन दीवारों से टकराकर आगे नहीं जा पाता और मोमबत्ती जलती हुई दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश किरण। तो डियर स्टूडेंट, प्रकाश किरण क्या होती है? प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करता है उसी को प्रकाश किरण कहते हैं। जबकि अगर उन प्रकाश की किरणों का समूह ले लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? किरण पुंज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट हमारा प्रमुख शब्द है दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण एक चमकदार तल होता है, ठीक है, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, एक चमकदार तल को दर्पण कहते हैं और उसमें से प्रकाश का परावर्तन आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है दर्पण बनाना, यानी दर्पण को कैसे बनाया जा सकता है? तो दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पारदर्शी कांच की एक पट्टी लेते हैं और उसकी एक सतह को चांदी के साथ पॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही चांदी के साथ उसको पॉलिश किया जाएगा तो जो कांच की दूसरी सतह है उसमें जो चांदी है, चांदी की चमक आपस में मिक्स हो जाएगी और जो कांच है, कांच की चमक दुगनी हो जाएगी। अब जो चांदी का लेप किया है उसके ऊपर किसी भी दूसरे रंग की पतली परत चढ़ा दी जाएगी ताकि वो सुरक्षित रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रकाश उसके आर पार नहीं जा पाता। ठीक है, वो क्या बन जाता है? वो एक दर्पण बन जाता है। नेक्स्ट जो है प्रमुख शब्द अपना, प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? प्रकाश का किसी चमकदार धरातल से टकराकर उसी माध्यम में वापस आने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या किसी चमकदार तल से टकराती है तो वह अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है और इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये लेके चलें कि ये हमारे पास कोई दर्पण है, ये इसके ऊपर प्रकाश की किरण गिर गई, तो जो पड़ने वाली किरण है इसको बोलते हैं आपतित किरण। जो किसी समतल यानी चमकदार तल पर जो पड़ेगी उसको बोलते हैं आपतित किरण। जबकि टकराकर जो वापस उसी माध्यम में जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं उसको? परावर्तित किरण। ठीक है, जैसे कुएं के पानी के द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ये परावर्तन का उदाहरण है। ऐसे ही चम्मच या प्लेटों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, स्टील के बर्तनों के चमकदार सतह से परावर्तन,
नेक्स्ट जो है हमारा वो है जी आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या है, ये आपको अभी बताया था भाई। कोई भी हमारे पास दर्पण है तो दर्पण के ऊपर जो चमकदार तल से टकराने वाली जो किरण होती है वो क्या कहलाई जाती है, आपतित किरण। और जो टकराकर वापिस उसी माध्यम में जाती है वो क्या कहलाई जाती है, परावर्तित। तो ये तो परावर्तित किरण होगी और ये कौन सी होगी, हमारी आपतित किरण। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु का अपने जैसा, ठीक है, किसी भी वस्तु का अपने जैसा, बिल्कुल अपने जैसी तस्वीर दिखाई देना। वो तस्वीर उल्टी भी हो सकती है, वो सीधी भी हो सकती है, वो एक किस्म से प्रतिबिंब ही होता है। अब विज्ञान भाषा में अगर कहेंगे तो जब एक बिंदु से आई हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी अन्य बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ देखने वाली बात क्या है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो एक उत्तल लेंस, किसके द्वारा, उत्तल लेंस, यानी इस तरीके से जो लेंस बनता है वो उत्तल लेंस होता है। एक अवतल दर्पण जो इस तरीके से होता है ये हमारा अवतल दर्पण होता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। और जो वास्तविक प्रतिबिंब है ये क्या बनता है, उल्टा। अगर वस्तु सीधी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो वो कौन सा प्रतिबिंब होगा, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह प्रतिबिंब सीधा होता है। जैसे अगर कोई भी वस्तु है, अगर वस्तु ऐसे रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो यह किसके द्वारा बनता है, उत्तल दर्पण के द्वारा बनता है, अवतल लेंस के द्वारा बनता है, समतल दर्पण के द्वारा बनता है। देखो ऐसे ये जो बनता है ना, ऐसा कहीं पर भी चित्र मिले तो ये अवतल लेंस का चित्र होगा। ऐसा कहीं पर भी आपको चित्र मिलेगा, ऐसा कहीं पर भी चित्र मिलेगा जिसका अंदर वाला भाग पॉलिश किया गया हो और बाहर वाला परावर्तक हो, तो ये हमारा उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, तो ये सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, बिल्कुल सीधा बनता है। नेक्स्ट जो है हमारा प्रमुख शब्द है पार्श्व परिवर्तन। ये बहुत ही बढ़िया है, पार्श्व परिवर्तन। तो पार्श्व परिवर्तन क्या है, जब हम किसी वस्तु को दर्पण में देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब की विपरीत दिशा दिखाई देती है, अर्थात वस्तु का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। जैसे मान लिया ये हमारे पास कोई दर्पण है, तो दर्पण में हमने मान लिया अल्फाबेट बी लिख दिया तो ये हमें ऐसे दिखाई देगा, हमने ये आर लिख दिया तो ये हमें ऐसे दिखाई देगा। तो इसमें देखिए जो लेफ्ट साइड है वो तो राइट साइड अब दिखाई देगी और जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड दिखाई देगी। ठीक है, तो जिसमें ये देखिए ये लेफ्ट साइड थी, ये लेफ्ट साइड थी, तो ये क्या होगी, यहाँ राइट साइड हो गई। ये हमारी राइट साइड थी तो ये राइट साइड क्या होगी, साइड आगे लेफ्ट साइड हो गई। तो जिसमें लेफ्ट साइड राइट और राइट साइड लेफ्ट, दैट इज दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा समतल दर्पण। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है समतल दर्पण कहलाती है। ठीक है, और इसके द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। अगर वस्तु बिल्कुल सीधी है तो उसका दर्पण का प्रतिबिंब भी बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, आभासी बनेगा, आभासी जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये हो गया कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। यह दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के आगे वस्तु रखी है। जैसे मान लिया दर्पण है तो दर्पण के सामने कोई भी वस्तु मान लिया 4 मीटर की डिस्टेंस पे रखी है, तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो 4 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कोई वस्तु 4 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब से उसकी वस्तु तक की दूरी कितनी है, तो 4 मीटर प्रतिबिंब के अंदर दिखाई देगी, 4 मीटर प्रतिबिंब के बाहर है तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 8 मीटर। यह वस्तु के आकार का होता है प्रतिबिंब हमेशा पार्श्व परिवर्तन। ये हमारे को बताया था पहले भी, पार्श्व परिवर्तन होता है जिसमें दायां भाग लेफ्ट साइड है वो राइट दिखाई देगी, राइट साइड है वो लेफ्ट दिखाई देगी, दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देगा।
जैसे मान लिया ये कोई भी हमारे पास दर्पण है और इस दर्पण के अंदर हमने ये लिख भी दिया है, जैसे मान लिया हमने डी लिखा है तो हमारे को डी ऐसे दिखाई देगा, जैसे मान लिया ई लिखा है तो हमारे को ई ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो पार्श्व परिवर्तन होता है। तो नेक्स्ट देखिएगा, गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होती है। ठीक है, जिसका बाहर वाला या अंदर वाला जो भाग है वो चमकीला होता है, जहां ज्यादा से ज्यादा परावर्तन हो सकता है। तो देखिए ये क्या है, खोखला गोला है, गोले का भाग है। इसको अगर दो भागों में काट देते हैं तो आप देखते हैं एक तो ये ऐसे बनेगा और एक ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो अगर इसके अंदर वाला भाग ऐसे पॉलिश कर दिया जाए तो परावर्तक चमकीला तल कौन सा रह जाएगा, बाहर वाला। अगर इसका ये बाहर वाला हमने पॉलिश कर दिया तो चमकीला कौन सा रह जाएगा, अंदर वाला। तो ये जो है ये तो हमारा बन जाएगा अवतल। क्या बन जाएगा, अवतल। और ये जो है जो अंदर वाला पॉलिश कर दिया, बाहर वाला परावर्तक है, बाहर वाला चमकीला, तो ये बन जाएगा हमारा उत्तल। ठीक है, तो इस तरीके से जो दर्पण है, दर्पण दो तरह के होंगे, एक तो अवतल और एक उत्तल। नेक्स्ट पढ़ेंगे इस चीज को भी। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए जो अवतल दर्पण है डियर स्टूडेंट, अवतल दर्पण ऐसे बनेगा। ठीक है ना, ये होगा अवतल दर्पण, क्योंकि ये भाग कौन सा है, पॉलिश किया हुआ है। कौन सा है, ये पॉलिश किया हुआ है। जो अंदर वाला है ये कौन सा होगा, चमकदार होगा, चमकदार, जिसको तुम बोल सकते हो परावर्तन यहीं से होगा। सेकंड है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को हम ऐसे बनाएंगे, तो इसका देखिए जो उभरा हुआ भाग है ना, ये तो क्या होगा, परावर्तक, यानी ये तो होगा चमकदार। और जो अंदर वाला भाग है ये क्या होगा, पॉलिश किया हुआ। तो आपको यही ध्यान रखना है, जिसका उभरा हुआ भाग चमकदार है वो उत्तल दर्पण है, और जो उसका उभरा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ है और धंसा हुआ भाग चमकदार है वो अवतल दर्पण है। ठीक है, तो आपको यही परिभाषाएं हैं। अवतल दर्पण, इस दर्पण में बाहरी उभरा हुआ भाग पॉलिश होता है, देखो लिखा गया ना, उभरा हुआ भाग पॉलिश होता है, जबकि भीतरी खोखला भाग परावर्तन का कार्य करता है, चमकीला होता है। नेक्स्ट में है उत्तल दर्पण। इस दर्पण में भीतरी सतह पॉलिश की हुई होती है, जबकि बाहरी उभरी हुई सतह परावर्तन का कार्य करती है। कहने का अर्थ यही हो गया ना कि जो ये ऐसे है, ये जो उभरी हुई सतह है ना, तो ये क्या होती है, परावर्तन का कार्य करती है, और जो धसी हुई सतह है, अंदर वाली भाग है, ये पॉलिश की हुई होती है। तो ये क्या है, हमारा उत्तल दर्पण है। तो नेक्स्ट जो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। अवतल दर्पण है जो उसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है, अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब साइज में छोटा बड़ा हो सकता है, वस्तु के आकार के समान भी हो सकता है। जबकि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है वो सीधा होगा, और हमारे को पता है जो प्रतिबिंब सीधा होगा डियर स्टूडेंट, उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, और वो वस्तु के आकार से छोटा होता है। ठीक है, लेकिन लेंस में ये बड़ा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग स्कूटरों, बसों, कारों, ट्रकों के सामने पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। जैसे हमारी गाड़ियों में ड्राइवर के साइड में जो मिरर लगा हुआ होता है, इसको ड्राइवर साइड मिरर बोलते हैं, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो लाफिंग गैलरीज होती हैं, वहाँ लोगों को दर्पण के सामने खड़े करके उनके आकार के प्रतिबिंब दिखाकर उनको हंसाने के लिए इसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो लाफिंग गैलरी का मतलब, लाफिंग का मतलब होता है हंसना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग देखो, जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के मुंह, कान, नाक के भीतरी भागों की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। मोटर गाड़ी और ट्रैक्टर की जो बत्तियां होती हैं उनके पीछे बल्ब होता है, उस बल्ब के अंदर इसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग जो शेविंग के लिए जो हेयर ड्रेसर होते हैं ना, तो उनकी दुकान में इसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही इस दर्पण का उपयोग दूरबीनों में भी किया जाता है। बड़े बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग जो हमारा सोलर कुकर है उसमें ऊष्मा को इकट्ठा करने के लिए भी किया जाता है।
उसके बाद आ गया जी हमारा लेंस। तो जो लेंस क्या होता है, ये दो तलों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम होता है, ठीक है ना, दो तलों से घिरा हुआ पारदर्शक। जैसे मान लिया उत्तल लेंस की ही बात करते हैं, तो ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की आकृति होती है ऐसी, तो इसका ये भी पारदर्शक माध्यम होता है, ये भी पारदर्शक। पारदर्शक का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है, यानी इसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है, तो प्रकाश इसके अंदर आसानी से गुजर सकता है, ठीक है। या फिर ये इस तरीके से भी हो सकता है, तो इस तरीके से भी हो सकता है, तो ये भी क्या है, दोनों के दोनों पारदर्शक माध्यम है। इसके अलावा जो लेंस और भी कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे जो लेवल के हैं वो हम यही पढ़ेंगे, केवल उत्तल और अवतल लेंस। तो जो उत्तल लेंस है, ये देखिए, जो उत्तल लेंस आप देखते ही बता सकते हैं, ये बीच में से क्या है, मोटा, किनारों से क्या है, पतला। जबकि अवतल लेंस क्या है, बीच में से क्या है, पतला, और किनारों से क्या है, ये मोटा है। तो जो लेंस बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है, वो उत्तल लेंस होता है, और जो बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है, वो अवतल लेंस होता है, ठीक है। तो आप इसकी परिभाषा पढ़ सकते हैं। यह लेंस बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है, इसमें अक्सर बड़े दिखाई देते हैं। तो जो आवर्धक लेंस होता है, उसमें इसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और उल्टा बनता है, और इसकी फोकस दूरी धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है, प्लस की होती है, ठीक है। जबकि अवतल लेंस के बारे में अगर हम जिक्र करें, तो अवतल लेंस बीच में से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है। इसको ऐसे बनाया जाता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये किनारों से क्या है, मोटा है, और बीच में से क्या है, पतला है, ठीक है। और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब है कैसा बनाया जाता है, अक्सर हमेशा छोटे दिखाई देते हैं, प्रकाश की किरण पुंजों को बिखेर देता है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आभासी, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आवर्धक लेंस वास्तव में एक उत्तल लेंस होता है, और उसको एक हैंडल में लगाया जाता है, ठीक है। इसके उपयोग कहाँ किए जाते हैं, जो आवर्धक लेंस है, इसके उपयोग कहाँ किए जाते हैं। जो आवर्धक लेंस आपने देखा भी होगा, आवर्धक लेंस ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। जब इसको सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है, ठीक है, तो ये सभी किरणों को एक साथ इकट्ठी लाके एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, और जिस भी बिंदु पर ये सूर्य की किरणों को केंद्रित करता है, उसको धीरे धीरे जलाना शुरू कर देता है, उष्मा पैदा करके, गर्माहट पैदा करके उसको, वस्तु को जलाना शुरू कर देता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बारीक अक्षरों वाली पुस्तकों को पढ़ने में किया जाता है, भाई हस्तरेखाओं को देखने में, क्योंकि इससे जो साइज है बड़ा दिखाई देता है। घड़ी साज द्वारा छोटे छोटे वस्तु को देखने में, ठीक है, क्योंकि उससे उसका आकार बड़ा दिखाई देता है। सूक्ष्म जीवों के अंगों को देखने के लिए वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, इसीलिए इसका उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट है जो प्रकाश विक्षेपण। सूर्य के प्रकाश का, सफेद प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाना सूर्य का विक्षेपण कहलाता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है डियर स्टूडेंट, वो 7 रंगों का मिलकर बना होता है, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा। तो यहाँ है पीला, तो यहाँ क्या आएगा, पीला, ठीक है। पीला है, नारंगी है और लाल, इन 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, विबग्योर के द्वारा पढ़ते हैं। अब देखिए विबग्योर का मतलब क्या है, आपको पता चल जाएगा। विबग्योर, तो विबग्योर का मतलब क्या है, देखो वी का मतलब वायलेट हो गया जी, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। तो इन्हीं के द्वारा हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी हमारा जो वर्णक्रम। सफेद प्रकाश के विक्षेपण के बाद 7 रंगों की जो पट्टी प्राप्त होती है उसे ही वर्णक्रम कहते हैं। और वर्णक्रम में जो वर्णक्रम है, तो वर्णक्रम के अंदर जो वर्णक्रम है ना हमारा, तो वर्णक्रम के अंदर ये 7 रंग दिखाई देंगे। बैंगनी है, नीला है, आसमानी है, हरा है, पीला है, नारंगी है और लाल है, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट प्रकाश के प्रमुख शब्दों का चैप्टर। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद और आशा है आपको ये चैप्टर बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आपके प्रकाश से संबंधित लगभग सभी क्वेश्चन आंसर आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके।